सोचो आज हम चालू करने जा रहे हैं आपके पोल साइंस का जो एक चैप्टर है, आपका नाम है इसका भारतीय राजनीति में आए बदलाव। देखो ये चैप्टर ना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस चैप्टर के अंदर हम बात करेंगे कि आखिर किस प्रकार से कांग्रेस, या हम कह सकते हैं ना कि एक अकेली पार्टी का सत्ता में वर्चस्व रहता था, वो खत्म हो जाएगा और किस प्रकार से गठबंधन बनेगा। ये जो आप एनडीए जानते हो, एनडीए की सरकार, यूपीए की सरकार क्या होती है, ठीक है। हम इसके अंदर बात करेंगे बाबरी मस्जिद का मुद्दा, ठीक है। हम बात करेंगे मंडल आयोग, जब ओबीसी को आरक्षण देने की मांग हुई थी, कई सारी चीजें चैप्टर के अंदर में पढ़ना है, ठीक है। तो सबसे पहला जो टॉपिक होता है आपका इस चैप्टर का वो होता है क्या कि आखिर 1990, इस क्वेश्चन को ना कई तरीके से पूछ सकता है, समझना ध्यान से। आपको क्वेश्चन अलग अलग तरीके से पूछ सकता है कि 1984 में इंदिरा गांधी की मृत्यु के पश्चात भारतीय राजनीति में क्या क्या बदलाव आए, या फिर क्वेश्चन ये पूछ सकता है आपसे कि 1990 के अंतिम दशक में, 1990 के अंतिम दशकों में आने वाले मुख्य परिवर्तन, ठीक है भाई। तो अलग अलग तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे। जैसे क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि 1990 के अंतिम दशकों में आखिर कौन कौन से परिवर्तन आए। तो पहला परिवर्तन तो क्या था भाई कि कांग्रेस प्रणाली की समाप्ति हो गई। वो जो कांग्रेस वर्चस्ववाद रहता था ना कि भाई कांग्रेस चुनाव में आई है तो उसे भारी भरकम वोट मिलेंगे, वो कहीं ना कहीं समाप्त हो गया, ठीक है। कैसे? तो इस बात की हम पुष्टि इस प्रकार से कर सकते हैं, जब इंदिरा गांधी मरी थी ना और उसके बाद राजीव गांधी की सरकार आई थी 1984 में, तो उस दौरान कांग्रेस को कितने वोट मिले थे? 415। बट 1989 में, 1989 में अगर हम बात कर रहे हैं तो कांग्रेस को मात्र कितने सीट मिले? 187। तो हमने देखा कि 1990 के दशक के अंतिम दशकों में एक जो खास परिवर्तन देखने को मिला वो ये देखने को मिला कि जो कांग्रेस का वर्चस्व था, जो कांग्रेस प्रणाली थी, वो कहीं ना कहीं समाप्त हो गई, ठीक है। दूसरा हमें क्या देखने को मिलता है वो ये कि राष्ट्रीय राजनीति में एक मुद्दा सामने आता है जिसका नाम था मंडल मुद्दा। मंडल मुद्दा है क्या? तो इसके अंदर हम बात करते हैं ना ओबीसी को आरक्षण देने की बात करेंगे, ठीक है। मंडल आयोग आया था, अब ये है क्या, इन सब के बारे में डीप में बात करना है, ठीक है। तीसरा जो टॉपिक होता है हमारे पास, क्या परिवर्तन आया, वो ये था कि 1991 में, 1991 के अंदर हमने एक नई आर्थिक नीति लागू की। नई आर्थिक नीति का मतलब यह है कि याद रखना 1991 से पहले ना हमारी जो पॉलिसी थी वो क्या थी कि भाई किसी भी बाहरी कंपनी को अपने देश में नहीं आने देना है। जितने भी उद्योग हैं वो घरेलू उद्योग होंगे, ज्यादातर सरकारी उद्योग होंगे। बट हमने कहीं ना कहीं 1991 में क्या किया, एक नई आर्थिक नीति लेकर आए जिसके अंदर हम क्या करते हैं, निजीकरण, वैश्वीकरण, उदारीकरण। निजीकरण का मतलब होता है सरकार ने अपनी कंपनियों को प्राइवेट हाथों में सौंप दिया। वैश्वीकरण का मतलब होता है बाहरी देश की कंपनियों को अपने यहां बुलाओ। और तीसरा था क्या हमारे पास, उदारीकरण, जिसमें हम बात करते हैं क्या कि जो उद्योगों का लाइसेंसिंग था ना उसको हमने समाप्त कर दिया, ठीक है। यानी कहना कि सरकार ने एक उदार रुख अपनाया, एक लिबरल पॉलिसी बनाई कि भाई जो पॉलिसीज है कंट्रोल करने की उसको सरकार कहीं ना कहीं कम करेगी, ठीक है। तो तीन आए थे आपके पास। पहला था कांग्रेस प्रणाली की समाप्ति हो गई। दूसरा था राष्ट्रीय राजनीति में मंडल मुद्दा का आरंभ होता है। तीसरा अगर हम बात करें तो 1991 में हमने नई आर्थिक नीति लेकर आते हैं, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, जिसके अंदर था निजीकरण, वैश्वीकरण और आपका उदारीकरण। चौथा पॉइंट जो था आपका वो ये था अयोध्या का विवादित जो मामला था आपका, जो बाबरी मस्जिद से था, उसको किस प्रकार से राजनीति में एक नया रुख मिलता है, ये भी समझ में आया। और जो लास्ट था हमारे पास वो था गठबंधन की राजनीति का उदय। और एक और पॉइंट क्या है, 1991 में राजीव गांधी की हत्या से कांग्रेस का पूरी तरीके से विलय होना शुरू हो चुका था। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि 1990 के अंतिम दशकों में भारतीय राजनीति में क्या क्या परिवर्तन आए, तो हम कहेंगे कई सारे परिवर्तन आए हैं। पहला, कांग्रेस प्रणाली की समाप्ति। दूसरा, मंडल मुद्दा जिसमें ओबीसी आरक्षण देने की मांग की गई है। तीसरा, नई आर्थिक नीति आई है, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आई है। चौथा, अयोध्या का जो विवादित मंदिर था ना आपका, या विवादित बाबरी मस्जिद वाला मुद्दा, उसको लेकर के जब राजनीति में जब फैसले आते हैं तो क्या क्या प्रपंच चलता है। तो ये पांचवा हमने देखा 1991 में जब राजीव गांधी की हत्या कर दी जाती है, तो इनकी हत्या के पश्चात कांग्रेस किस तरीके से गिरने लग जाती है समय के साथ। और लास्ट होता है हमारे पास गठबंधन की राजनीति का उदय। तो ये 5-6 पॉइंट ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं परिवर्तन के तौर पे आए, और हमें इन्हीं पॉइंटों को इस चैप्टर के अंदर पढ़ना है। ये जो पूरा चैप्टर है वो इसी के इर्द गिर्द घूम रहा है, ठीक है भाई, इन्हीं 6 पॉइंट्स के अकॉर्डिंग, ठीक है। अच्छा अब देखो ध्यान से, इस चैप्टर को ना आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, क्योंकि देखो इस चैप्टर में आप देखोगे तो समय समय पर ना अलग अलग प्रधानमंत्री के नाम आते रहेंगे। तो एक बार मैं आपको बता देता हूं कि भारत जब से आजाद हुआ है तो तब से लेकर के अब तक
कौन कौन से प्रधानमंत्री कब कब आए हैं और किस किस समय आए हैं, ये बात आपको ध्यान होनी चाहिए, और वो किस पार्टी से थे। क्योंकि जब चैप्टर में पढ़ेंगे ना तो कई सारे कंफ्यूजिंग वर्ड आपको ऐसे देखने को मिलेंगे कि आपको लगेगा कि भाई अभी तो ये वाले बंदे आए थे, ये प्रधानमंत्री था वीपी सिंह, फिर आपका चंद्रशेखर बन गया, फिर आपको लगेगा कि अभी तो आपका एचडी देवगौड़ा था, फिर ये उससे पहले नरसिम्हा राव, ये कैसे हो रहा है अचानक परिवर्तन। तो एक बार हम आपको ना चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले एक बार हम बात करते हैं भारत के अंदर प्रधानमंत्रियों की सूची के बारे में, ठीक है। अब देखो ध्यान से, तो ये जो टॉपिक है आपका, ये है भारत के अंदर अब तक के जितने भी प्रधानमंत्री रहे ना, इन प्रधानमंत्रियों के सूचियों के बारे में समझना। तो सबसे पहला जो प्रधानमंत्री था वो आप सबको पता है, वो कौन थे आपके, जवाहरलाल नेहरू। ये कब तक रहे थे, 1964 तक। फिर इसके बाद दूसरे प्रधानमंत्री कौन थे आपके, लाल बहादुर शास्त्री। कौन थे आपके, लाल बहादुर शास्त्री। सुना भाई चीज, पहले प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू, दूसरे प्रधानमंत्री कौन थे आपके, लाल बहादुर शास्त्री, ठीक है। फिर तीसरा अगर हम बात करते हैं तो तीसरे कौन थे आपके, इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी जो थी आपकी 66 से 77, फिर उसके बाद 80 से लेकर के 84, जब तक वो मर नहीं गई तब तक। फिर इसके बाद बात करते हैं चौथे नंबर पर, एक देखो 77 तक था ना ये, 77 के बाद अगर हम बात करेंगे तो 77 से लेकर के 79 तक कौन थे आपके, जनता पार्टी के कौन थे आपके, मोरारजी देसाई। और उसके बाद 79 से 80 तक, क्योंकि 80 में इंदिरा गांधी आई ना, तो 79 से 80 तक फिर कौन थे आपके, चौधरी चरण सिंह। ये कौन सी पार्टी से थे, जो जनता पार्टी सेक्युलर, जनता पार्टी एस, ठीक है। फिर 84 का मसला हुआ, तो 84 में फिर आपके कौन आते हैं, राजीव गांधी। अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि भारत के इतिहास के सबसे यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर, तो वो आपके यही थे, 40 वर्ष की उम्र में बन गए थे आपके प्रधानमंत्री, ठीक है। फिर अगर बात करते हैं तो उसके बाद अब यहां से जो आपका चैप्टर का टॉपिक चालू होगा वो है, देखो तो आपको पूरा समझ आया। सबसे पहले जवाहरलाल नेहरू 64 तक, फिर 64 से लेकर के 66 तक शास्त्री जी, फिर 66 से 77 तक इंदिरा गांधी, 77 से लेकर के 79 तक कौन थे आपके, मोरारजी देसाई जनता पार्टी से, फिर 79 से 80 के बीच में चौधरी चरण सिंह, जनता पार्टी सेक्युलर। और फिर इसके बाद अगर हम, और चरण सिंह को समर्थन किसका मिला था, कांग्रेस का, और इनको समर्थन किसका मिला था, गैर कांग्रेसी पार्टियों का, ठीक है भाई। फिर इसके बाद 80 से लेकर के 84 इंदिरा गांधी, फिर 84 में इंदिरा गांधी मर जाती हैं, तो 84 से लेकर के 89 तक कौन रह जाते हैं आपके, राजीव गांधी। अब यहां से बात करते हैं, देखो अब 89 में ना जब चुनाव होते हैं तो हमने पढ़ा था कि भाई किसी भी दल को पूर्ण बहुमत नहीं प्राप्त हुआ। इस चुनाव के अंदर क्या था आपका, कि जो कांग्रेस था उसको मात्र 187 सीट मिले, 190 करीब, तो बहुत कम था। तो यानी किसी भी दल को पूर्ण बहुमत ना मिलने के कारण वहां पर पहली बार हम ये कह सकते हैं कि ऐसा समय आया जब देश के अंदर गठबंधन का युग का प्रारंभ हो चुका था। तो यहां पर ना बनते हैं प्रधानमंत्री कौन, वीपी सिंह। वीपी सिंह का फुल फॉर्म विश्वनाथ प्रताप सिंह। वीपी सिंह प्रधानमंत्री बनते हैं 1989 में। और ये जनता पार्टी, जो जनता पार्टी आप यहां देख रहे हो, जनता पार्टी, ये कई सारी जनता पार्टी ने मिल करके बनाया क्या, जनता दल। अब जनता दल ना एक ऐसी पार्टी है जिससे आने वाले समय में कई सारे दिग्गज नेता निकले हैं। आज के टाइम में आप नीतीश कुमार को जानते हो, लालू प्रसाद यादव को जानते हो ना, वो सारे इसी पार्टी से निकले आगे चल करके, ठीक है। वह 1989 में बीजेपी और वाम मोर्चा ने इनको समर्थन दिया था। समझ ध्यान से क्या हुआ है, तो बीजेपी और वाम मोर्चा के समर्थन से जनता पार्टी और कई दलों को मिलाकर के बनाया गया एक जनता दल, और इस पूरी गठबंधन का नाम दिया गया क्या, राष्ट्रीय मोर्चा, नेशनल अलायंस, ठीक है समझ भाई। और इस पार्टी के प्रधानमंत्री कौन बनते हैं आपके, वीपी सिंह, विश्वनाथ प्रताप सिंह। बट याद रखना ये कब से कब तक थे, 89 से लेकर के लगभग 90 तक, मान के लोग लगभग 343 दिनों का इनका शासनकाल था। बट याद रखना इनके साथ हुआ क्या, तो उनको समर्थन किसने दिया है, बीजेपी ने। अब बीजेपी ना इनसे बाद में समर्थन वापस ले लेती है। अब बीजेपी से समर्थन कब वापस लेगी, तो मैं बस आपको हल्का सा ही बता देता हूं, बाद में इसका पूरा हमें पहलू पढ़ना है। बाबरी मस्जिद के मुद्दे पर हुआ यह था कि जब देश के अंदर ना बाबरी मस्जिद का बात चल रहा था ना, तो उस समय बीजेपी को हम जानते हैं एक ऐसी पार्टी होती है जो हिंदुत्व को प्रमोट करती है, हिंदूपन को, ठीक है। और उस समय ना लाल कृष्ण आडवाणी जी, जो बीजेपी के दिग्गज नेता थे, उन्होंने अपनी एक रथ यात्रा शुरू की थी, रथ यात्रा। वो रथ यात्रा जो थी वो शुरू हुई और उसको जाना था कहां, अयोध्या, और वो घूम के जा रहे थे। तो ऐसे में ना बिहार जब पहुंचते हैं ना वो, तो बिहार में उस समय जो आपके आरजेडी के जनता दल के नेता थे, कौन आपके, लालू प्रसाद यादव। लालू प्रसाद यादव ने कहा कि भाई हाँ, इस यात्रा से देश के अंदर क्या हो रहा है, विवाद हो रहा है,
तो उन्होंने ना क्या करवा दिया, लाल कृष्ण अडवाणी जी को गिरफ्तार करवा दिया। जनता दल ने किसको गिरफ्तार करवा दिया, बीजेपी के व्यक्ति को। तो बाद में बीजेपी ने क्या कहा, हटो भाई तुम हमारे लायक ही नहीं हो। तो बीजेपी ने इनसे समर्थन वापस ले लिया, और जैसे इनके समर्थन ले लेते हैं, और समर्थन लेने से पहले ना इनके खिलाफ एक अविश्वास पत्र जारी कर देते। तो याद रखना, वीपी सिंह भारतीय इतिहास के ऐसे पहले प्रधानमंत्री जिनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लागू किया गया है। अविश्वास प्रस्ताव का मतलब होता है एक ऐसा प्रस्ताव जारी कर देना कि भाई हमारा जो प्रधानमंत्री है उस पर हमारे अपने सांसदों को ही भरोसा नहीं है, तो आप लोग क्या ही भरोसा कर सकते हो। और फिर इनको मजबूरन क्या करना पड़ता है, इस्तीफा देना पड़ता है। ठीक है भाई, समझ चीज, तो याद रखना। फिर इसके भी कहां तक थे, 1990 तक। अब वीपी सिंह तो हट जाते हैं, बट ना अब इस बार जो समर्थन दिया जाता है, बीजेपी तो नहीं देती, अब इस बार इन्हें समर्थन कौन देते हैं आपके, अब इनको समर्थन देता है, देखो इसी पार्टी से ना एक बंदा अलग होता है, कौन, चंद्रशेखर। बीपी सिंह की जब सरकार गिरती है ना, जब बीपी सिंह की सरकार गिरती है, तो बीपी सिंह की सरकार से ही एक बंदा था जिनका नाम था चंद्रशेखर, जिनके हाथ में कितने सांसद थे, 64 सांसद थे। तो वो अपना 64 सांसद लेकर के अलग हो जाते हैं, और इनको समर्थन कौन देता है इस बार, कांग्रेस। किसने समर्थन दिया, कांग्रेस ने। तो चंद्रशेखर प्रधानमंत्री बनते हैं कब से कब तक, देखो 7 नवंबर 1990 से लेकर के 6 मार्च 1991 तक। तो याद रखना 1989 में किसी दल को कोई बहुमत नहीं मिलता है, तो उस दौरान 1989 के अंदर राष्ट्रीय मोर्चा की सरकार आती है। राष्ट्रीय मोर्चा के प्रधानमंत्री कौन बनते हैं, वीपी सिंह, जिनके खिलाफ अविश्वास पत्र जारी कर दिया जाता है, और बीजेपी इनसे क्या करती है, समर्थन वापस ले लेती है, तो इनकी सरकार गिर जाती है। और इसी राष्ट्रीय मोर्चा से चंद्रशेखर जो है ना, उनके हाथों में कितने सांसद थे, 64 सांसद, वो लेकर के अलग होते हैं, और उनको समर्थन देता है कांग्रेस, और तब जाकर के बन जाते हैं चंद्रशेखर प्रधानमंत्री। बट कांग्रेस ने इनसे भी समर्थन वापस ले लिया, क्या कह करके कि ये क्या कर रहे हैं, राजीव गांधी की जासूसी करवा रहे हैं। तो कांग्रेस इन समर्थन वापस ले लेती है, तो ये सरकार भी यहां पर गिर जाती है। फिर 1991 से लेकर के 1996 तक फिर कौन बनते हैं आपके, पीवी नरसिम्हा राव। 91 से 96 कौन बने आपके, पीवी नरसिम्हा राव। इस चुनाव में कांग्रेस को कितनी सीट मिली थी, 244, पर पूर्ण बहुमत तो अभी भी नहीं था। तो कई दलों के समर्थन से ये पीवी नरसिम्हा राव भारत के प्रधानमंत्री बनते हैं, और ये भारत के पहले प्रधानमंत्री हैं जो दक्षिण भारत से थे। ठीक है, यानी साउथ इंडिया से भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन बने आपके, पीवी नरसिम्हा राव। ठीक है, फिर इसके बाद 96 में 16 मई 1996 में जब चुनाव होते हैं दोबारा, तो इस चुनाव में ना 3 पार्टी थे आपके, एक बीजेपी थी, उसको मिली 161 सीटें, कांग्रेस को मिली थी 141, और जनता दल को कितना मिला था, 46। सबसे ज्यादा सीट किसको मिली थी, बीजेपी को। तो राष्ट्रपति ने कहा अटल बिहारी वाजपेयी को कि भैया देख लीजिए, अगर आप सरकार बना पाएंगे तो हम आपको 13 दिन का मोहलत देते हैं। तो एक 16 मई 1996 से लेकर के 1 जून 1996 तक की इनकी सरकार रहती है, क्योंकि 13 दिनों के अंदर अपना एक भी समर्थन जुटा नहीं पाते। नहीं, समर्थन तो जुटाते हैं, बट इनके पास ना 1 वोट कम पड़ जाता है, 1 वोट से सरकार नहीं बना पाते, याद रखना। तो भारत इतिहास में एक पहली बार ऐसा हुआ था जब 1 वोट से कोई, मतलब इन्होंने समर्थन जुटाना चालू किया, सभी लोगों को बुलाया, सभी लोगों को इच्छा मानी कि भाई तुझे ये बना देंगे, तुझे रक्षा मंत्री बना देंगे, गृह मंत्री बना देंगे, बट फिर भी इनके पास 1 वोट की कमी पड़ गई, और ये नहीं बना पाई सरकार, गिर जाती है सरकार इनकी, 13 दिन के अंदर ही सरकार गिर जाती है। ठीक है, फिर 96 से 97 संयुक्त मोर्चा नामक एक पार्टी सरकार बनाती है, और इसके प्रधानमंत्री कौन बनते हैं आपके, एचडी देवगौड़ा। ठीक है, 96 से 97। अच्छा, एक चीज ऐसा बताया गया, देखो समझना, कि 89 से लेकर के ना 97 तक, आप देख रहे हो 89 से लेकर के 97 तक साल हुआ है केवल 8, और कितने प्रधानमंत्री आपको देखने को मिल गए, 1 2 3 4 5। ठीक है, और अभी 97 में एक और बनेगा, वो था आपका इंद्र कुमार गुजराल। ठीक है, तो 97 में एक जो प्रधानमंत्री बनता है, 97 से 98 तक, वो होता है इंद्र कुमार गुजराल। ये भी किसका था, संयुक्त मोर्चा का। तो आने वाले 9 साल के अंदर 5 से 6 प्रधानमंत्री बन गए। ठीक है, और फिर 98 से लेकर के 2004 तक फिर सरकार आती है बीजेपी की, एनडीए की सरकार, जिसे हम कहते हैं नॉन डेमोक्रेटिक अलायंस, या सॉरी नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, यानी कि चप्पल, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की सरकार आती है कब, 1998 से 2004 तक, और फिर 2004 से 2009 में जो सरकार चलती है वो चलती है यूपीए की सरकार, कांग्रेस वाली, जिसके प्रधानमंत्री कौन बनते हैं आपके, मनमोहन सिंह,
और फिर 14 से लेकर के जब चलता आ रहा है आपका एनडीए की सरकार, कौन सी? बीजेपी की सरकार। ठीक है, समझ चीज? तो देखो ये आपको ना पता होना जरूरी है, क्योंकि ना समय समय पर ना वर्ड ऐसे आएंगे कि आपसे पूछा जाएगा कि मंडल आयोग के समय कौन था। फिर 1991 में जब नई आर्थिक नीति आई तो उस समय पीवी नरसिम्हा राव थे, तो उस समय उनको समर्थन किसने दिया था। तो इस जो पूरे पोर्शन से जो मेन चीज है ना, वो यहां से लेकर के यहां तक तो आपको सबको याद होगा 84 तक, बट इसके बाद से जो बहुत ही ज्यादा लोचपोच हुआ है ना राजनीति के अंदर, ये आपको याद रहना था कि 89 में बनते हैं कौन आपके? वीपी सिंह। कौन सी मोर्चा? राष्ट्रीय मोर्चा। फिर उसके बाद 90 से लेकर के 91 तक रहते हैं कौन आपके? चंद्रशेखर, राष्ट्रीय मोर्चा के ही नाम से। फिर उसके बाद 91 से 96 तक कौन रहते हैं आपके? पीवी नरसिम्हा राव, कांग्रेस के समर्थन वाली पार्टी थी, मतलब कांग्रेस का था, अन्य दोनों को मिलकर के था। ठीक है, फिर उसके बाद 96 से 96 तक केवल 13 दिन के लिए बनती है आपके अटल बिहारी वाजपेयी। उसके बाद आपका 96 से 97 संयुक्त मोर्चा की सरकार, जिसके बाद कौन थे आपके प्रधानमंत्री? एच डी देवगौड़ा। और उसके बाद अगर बात करें तो 97 से 98 इंद्र कुमार गुजराल। फिर आपका 98 से 2004 कौन थे आपके? एनडीए की सरकार, जिसमें थे कौन? अटल बिहारी वाजपेयी। और फिर 2004 से 2009 मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री, यूपीए की सरकार, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस। यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस, ये जो आज का यूपीए है ना, यूपीए ये कांग्रेस की गठबंधन की पार्टी कहलाती है, और एनडीए जो है आपका वो बीजेपी गठबंधन की पार्टी कहलाती है। और फिर इसके बाद 2009 से 2014 दोबारा वही यूपीए की सरकार मनमोहन सिंह वाली, और फिर 14 से 19, 19 से 24 एनडीए की सरकार चल रही है, और ये चलती रहेगी 24 से लेकर के आपका 29 तक। ठीक है, ये पूरा पोर्शन था इसके अंदर। ठीक है भाई, हो गया। अब अगर हम बात करेंगे तो ये होगा हमारे पास अब गठबंधन के युग का दौर से आप क्या समझते हो? गठबंधन के युग के दौर से आप क्या समझते हैं? तो देखो वैसे मैंने बताया कि 1989 में किसी भी दल को पूर्ण बहुमत नहीं मिला था। ऐसे में कांग्रेस को कितनी सीटें मिली थी? केवल 187। ठीक है, इतनी सीटें प्राप्त थी, जिससे सरकार निर्माण की चुनौतियों का सामना करना पड़ा। समझ ध्यान से, क्या कह रहा है कि 1989 के जब चुनाव हुए थे, उस चुनाव में किसी भी दल को पूर्ण बहुमत नहीं मिला। ऐसे में जब समस्या आ गई देश के अंदर सरकार बनाने की, और जब सरकार बनाने की समस्या आई ना, 97 है वो 97 था ना, ठीक है। तो 1989 में किसी भी दल को पूर्ण बहुमत नहीं मिलता, तो उस दौरान जब बात आती है सरकार बनाने की, तो वो सरकार के लिए कोई भी एक दल अपने आप को खड़ा नहीं कर पाया साबित। तो ऐसे में क्या होता है, गठबंधन के दौर का प्रारंभ होता है, जिससे क्षेत्रीय दलों की भूमिका बढ़ जाती है। देखो जब गठबंधन की बात आती है ना, तो जो मेन ताकतवर दल थे ना, वो अकेले दम पे सरकार बना नहीं पाए। तो ऐसे में बात होती है किसकी? क्षेत्रीय दलों की। क्षेत्रीय दलों की अगर हम बात कर रहे हैं, तो जो छोटे मोटे दल होते हैं ना, इनकी भूमिका बढ़ जाती है। क्योंकि अब पहले क्या होता था कि जो बड़े बड़े दल होते थे ना, वो क्षेत्रीय दलों को पूछते भी नहीं थे कि भाई तुम तो भाई हटो, तुम लोग केवल राज्य तक सीमित रहो। बट जब बात हुई, किसी को वोट नहीं मिली और सबको सत्ता प्यारी है, तो ऐसे में सब लोगों ने कहीं ना कहीं क्षेत्रीय दलों को पूजा पाठ करना शुरू कर दिया कि भैया आइए आप आकर के हमारे में मिल जाइए, हमसे गठबंधन कर लीजिए। ठीक है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं क्षेत्रीय दलों का प्रभुत्व हुआ, वह कांग्रेसी वर्चस्ववाद को भी नियंत्रण का रूप सामना करना पड़ा। ठीक है। साथ ही वह दौर था जब जनता के पास भी अब कई विकल्प हो गए। तो याद रखना, गठबंधन के दौर का मतलब होता है कि किसी भी दल को जब कोई वोट नहीं मिल पाता है, पूर्ण बहुमत नहीं मिल पाता, तो वैसे में क्षेत्रीय दलों की भूमिका बढ़ जाती है। और जब बढ़ती है क्षेत्रीय दलों की भूमिका, तो उनके समर्थन से क्या होता है, सत्ता में आते हैं। क्षेत्रीय दलों की भूमिका बढ़ने से फायदा ये होता है ना कि जनता के पास अब बहुत सारे ऑप्शंस आ जाते हैं, कि जनता के पास कई सारी पार्टियां हैं, कि जनता दल है, संयुक्त मोर्चा है, यूपीए है। अब पहले क्या होता था कि केवल कांग्रेस है, या तो बीजेपी है, या तो जनता पार्टी है। बट अब समय के साथ साथ जनता के पास क्या हो गए, कई सारे ऑप्शंस आ गए। तो यही है हमारे पास कौन सा दौर, गठबंधन का दौर। अब अगर हम बात करेंगे, देखना अब जो होता है मंडल आयोग की बात करें। देखो मंडल आयोग से क्वेश्चन पूछा जाएगा, समझ ध्यान से, मंडल आयोग क्या है कहते हैं। देखो सुनो, अच्छा आप लोगों को याद होगा यहाँ पर अर्जुन, देखो आप लोगों को ध्यान होगा जब हमने यहां पे बात किया था, तो सबसे पहले जनता पार्टी की सरकार कब आई थी, 1977 में। दीपक अर्जुन, सबसे पहले जनता पार्टी की सरकार आई थी वो 1977 में आई थी। 77 से 79 के बीच में राजनीति में कौन थे, मोरारजी देसाई। तो यहां से ना जो मंडल आयोग की शुरुआत होती है, वो कहीं ना कहीं वहीं से होती है। कहते हैं क्या मंडल आयोग, तो यह आयोग या इस आयोग का गठन जो किया गया था, वो कब किया गया था, उस समय की तत्कालीन जनता पार्टी
मोरारजी देसाई के नेतृत्व में या उनके समय पर किया गया था। समझ गए चीज? तो अगर आपसे पूछता है ना मंडल आयोग की शुरुआत कब हुई है या मंडल आयोग का गठन कब किया गया था, तो मंडल आयोग का गठन किया गया था 1979 में, जब जनता पार्टी की सरकार बनी थी और उसके प्रधानमंत्री कौन थे आपके? मोरारजी देसाई। बट उसके बाद पता है कि पार्टी से क्या जब उन्होंने रिपोर्ट तो पास की थी, अब देखो कहते हैं क्या इस आयोग का ना कार्य क्या था, तो इस आयोग का कार्य यह था कि अन्य पिछड़ा वर्ग की पहचान करना और उनके लिए कितने % आरक्षण की मांग करना, 27% आरक्षण मांग करना। यानी कि इस आयोग का जो उद्देश्य था वो ये था कि ओबीसी को कैटेगरी को पहचानो और उनको कितने % आरक्षण देने की बात कही गई थी, 27% आरक्षण देने की बात कही गई। यह आयोग जो था ना, इस आयोग का नाम अगर आपसे पूछता है कि मंडल आयोग का नाम किस व्यक्ति के नाम पे रखा गया है, तो ये है आपके वीपी मंडल, यानी विद्वेश्वरी प्रसाद मंडल। तो अगर आपसे पूछता है क्या कि मंडल आयोग का जो निर्माण है या मंडल आयोग का नाम किसके नाम पे रखा गया, तो वीपी मंडल के नाम पर, यानी कि विद्वेश्वरी प्रसाद मंडल के नाम पर। और इस आयोग का काम क्या था, तो इस आयोग का काम था ओबीसी की पहचान करना, उनके लिए कितने % आरक्षण की मांग करना, 27%। ठीक है। और इस आयोग को बनाया कब गया था? 1979 में। किस प्रधानमंत्री के समय? मोरारजी देसाई के समय इनको बनाया गया। ठीक है। अच्छा, अब यहां पर एक चीज समझना, आप अगर बात करें तो अगर आपसे पूछे कि मंडल आयोग की रिपोर्ट कब आई थी, तो मंडल आयोग की जो रिपोर्ट आई थी वो कब आई थी? 1980 में। मंडल आयोग की रिपोर्ट कब आई थी? 1900। बनाया कब गया था? 1979 में। बनाया गया 1979 में और रिपोर्ट कब आई है इसकी? 1980 में। इसने अपनी रिपोर्ट तो पेश कर दी, बट हमें पता है कि 1979 के बाद जब 1980 में जब दोबारा से जनता दल आती है ना, जनता पार्टी आती है, तो उस पार्टी के बाद कहीं ना कहीं जब कांग्रेस समर्थन ले लेती है उससे, चरण सिंह से, तो उसके बाद कांग्रेस 80 में किसकी सरकार आ गई? कांग्रेस की। तो कांग्रेस की सरकार आते ही कहीं ना कहीं इस चीज को वापस से पीछे रख दिया गया। ये फाइल जो थी ना, ये जो रिपोर्ट थी वो कहीं ना कहीं दब सी गई और इसको दोबारा से चिंगारी कब मिलती है? जब 1989 में दोबारा से सरकार आती है किसकी? जनता पार्टी। आप देख पा रहे हो ना यहाँ पे 1989 में मैंने कहा था कि जो सरकार आई है वीपी सिंह की सरकार आई है ना, तो वीपी सिंह की सरकार कौन सी पार्टी है? जनता पार्टी। और जनता पार्टी का मेन मांग ही यही था कि भैया हमारे लिए ना जो हमने वो काम किया था, कौन सा? ओबीसी को आरक्षण देने की जो मांग की थी हमने, ये चुनाव भी सत्ता में आई इसी काम पर थी, जो चुनाव में आए भी इसी आधार पर थी कि हमने जो डिमांड किया था ना, हम लोगों से वादा किया था कि हमारी सरकार आएगी तो हम आपको ओबीसी वालों को आरक्षण प्रदान करेंगे, तो उसी के आधार पर ये आई थी। तो इसलिए जो फाइल 1980 में दब गई थी उसे दोबारा से उजागर किया गया कब? 1989 में, 1989 में, जब किसकी सरकार आती है? वीपी सिंह की। तो अगर आपसे पूछता है मंडल आयोग के बारे में, तो हम कहेंगे कि मंडल आयोग इसकी स्थापना कब की गई थी? 1979 में, 1979 के अंदर इसकी स्थापना हुई है। और अगर बात करें तो इस आयोग का नाम किसके नाम पर रखा गया था? तो वीपी मंडल, यानी विद्वेश्वरी प्रसाद मंडल के नाम पर इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट कब पेश की थी? 1980 में की थी। इस आयोग की मांगे क्या थी? ओबीसी की पहचान करना, उनके लिए 27% आरक्षण की मांग करना। बट 1980 में जब इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट पेश की ना, तो उसके बाद 1980 के अंदर जनता पार्टी की सरकार गिर जाती है और कांग्रेस दोबारा आती सत्ता में इंदिरा गांधी के रूप में। तो उस दौरान कहीं ना कहीं इस रिपोर्ट को दबा दिया गया और यह रिपोर्ट जो थी, ये मांग जो थी, दोबारा उजागर कब हुई? 1989 के चुनावी प्रचार प्रसार के दौरान, जब जनता पार्टी जो थी ना प्रचार प्रसार कर रही थी, तो उस समय वीपी सिंह ने कहा था लोगों से कि अगर हम सत्ता में आते हैं तो हम सबसे पहले क्या काम करेंगे? अगर हम सत्ता में आते हैं तो हम सबसे पहले यही काम करेंगे क्या कि ओबीसी का जो आरक्षण की मांग की गई थी ना, मंडल आयोग वाली बात, उसको उजागर करेंगे दोबारा। इसलिए 1989 के अंदर जब वीपी सिंह की सरकार आती है तो लोग इनके ऊपर नजर टिका के बैठे थे कि भाई ये कब लेकर आएगा मंडल आयोग। और इसीलिए इसके पश्चात इस आयोग को दोबारा से 13 अगस्त 1990 की लागू कर दिया था इसको। तो याद रखना 1989 में वीपी सिंह की सरकार आती है और वीपी सिंह के ऊपर दबाव था क्योंकि उन्होंने यही वादा किया था कि हमारी सरकार आएगी तो हम ओबीसी को आरक्षण दिलवा देंगे। और इसलिए 13 अगस्त 1990 को क्या होता है? मंडल आयोग की जो रिपोर्ट थी ना, उसको स्वीकार किया जाता है और उस पर मुहर लग जाता है। और जब इस पे मुहर लगता है ना, तो इस देश भर में क्या होते हैं? आंदोलन हो जाते हैं, छात्र आंदोलन होते हैं। और आंदोलन होने के पीछे कारण क्या था? तो लोगों का यह मसला था कि उन्होंने कहा ना कि कहीं ना कहीं यह जो आयोग है, यह जो रिपोर्ट है, ये क्या कर रही है? यह देश में नस्लीय भेदभाव को बढ़ावा दे रही है। नस्लीय भेदभाव जात पात के आधार पर बढ़ावा दे रही है। ठीक है। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि इससे कहीं ना कहीं जो आम वर्ग है, जनरल कैटेगरी, उसको और समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। ठीक है भाई। तो मंडल आयोग के बारे में जो मेन चीज है आपका, रिपोर्ट मंडल आयोग बनाया कब गया था? 1979 में। नाम किसके ऊपर रखा गया था? वीपी मंडल के नाम पर। और उस समय किसकी सरकार थी? मोरारजी देसाई की सरकार थी। रिपोर्ट कब पेश की गई थी? 1980 में। इस आयोग के
काम क्या थे, उद्देश्य क्या थे? तो ओबीसी की पहचान करना, उनको 27% आरक्षण दिलवाना। इस आयोग की रिपोर्ट का पेश हुई 1980 में, बट उसे उस समय दबा दिया क्योंकि उस समय कांग्रेस सरकार आ गई थी। फिर दोबारा से जनता पार्टी की सरकार कब आती है आपकी? 1989 में, 1989 के अंदर। और जब यहां पर इसकी सरकार आती है तो इस सरकार से आते ही कहीं ना कहीं वीपी सिंह से लोगों की उम्मीदें बढ़ गई और वीपी सिंह ने वैसा ही किया। 13 अगस्त 1990 को इन्होंने क्या कर दिया? मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू कर दिया। और लागू होते ही क्या होता है? देश भर में आंदोलन आ जाते हैं। आंदोलन क्यों होते हैं? क्योंकि इनका ये मानना था कि इससे क्या होगा? देश भर में नस्लीय भेदभाव उत्पन्न हो रहा है। और दूसरा यह, इससे कहीं ना कहीं जो आम कैटेगरी के लोग हैं ना, जनरल कैटेगरी के लोग, उनको और समस्याओं का सामना करना पड़ जाएगा। तो ये सारे मांगे थी इस सरकार में। ठीक है भाई, सुनाया? अब अगर हम बात करें, देखना, अब जो अगला टॉपिक होता है वो होता है राजनीतिक परिणाम। अगर आपसे पूछता है ना कि मंडल आयोग से क्या राजनीतिक परिणाम बनकर आते हैं सामने, या इस दौरान जो भी परिवर्तन हो रहे थे उससे राजनीतिक परिणाम क्या निकल कर आ रहे थे, तो हम कहेंगे क्या? 1980 के दशक में, दीपक, 1980 के दशक में दलितों का राजनीति संगठन में उदय होना प्रारंभ हो चुका था। 1980 के दशक में कहीं ना कहीं दलित संगठनों का राजनीति में प्रवेश करना शुरू हो चुका था। इसके लिए जो मेन वर्ड है ना आपका, वो है बामसेफ। इसकी फुल फॉर्म याद रखना, पूछा जा सकता है। बामसेफ की फुल फॉर्म क्या होती है? बैकवर्ड एंड माइनॉरिटीज कम्युनिटी अप्लायंसेस या अलायंसेस फेडरेशन। हिंदी में बात करें तो पिछड़ा व अल्पसंख्यक कर्मचारी महासंघ। ठीक है भाई, बामसेफ। इसकी स्थापना कब की गई थी? 1978 में। बामसेफ का काम क्या था, या बामसेफ को बनाया क्यों गया था? तो इसको बनाने के पीछे यह कारण था कि देश में जितने भी बहुजन हैं, या देश में जितने भी दलित हैं, या देश में जितने भी अल्पसंख्यक हैं, या एससी हैं या एसटी हैं, उन सभी को राजनीतिक सत्ता में हिस्सा दिलाना। समझ चीज? तो बामसेफ, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1978 के अंदर। इसके फुल फॉर्म बैकवर्ड एंड माइनॉरिटीज कम्युनिटी अप्लायंसेस या अलायंस फेडरेशन। हिंदी में बात करें तो पिछड़ा व अल्पसंख्यक कर्मचारी महासंघ। ठीक है, इसका मेन उद्देश्य क्या है? तो देश के अंदर बहुजनों को, अल्पसंख्यकों को, एससी वालों को, एसटी वालों को राजनीति हिस्सा दिलाना। ठीक है, उनके लिए राजनीतिक प्रतिस्पर्धा को बढ़ाना। ठीक है, और इसी समय 1980-81 में काशीराम ने क्या किया था? इस पार्टी को, यानी इस संगठन को, बामसेफ को विकसित करके इसका एक नाम रख दिया, जिसका नाम था दलित शोषित समाज संघर्ष समिति, जो आगे चल करके 1984 में क्या बन जाता है? बसपा, यानी कि बसपा का क्या? बहुजन समाजवादी पार्टी। समझ भाई? तो बामसेफ पहले उससे बनता है 1981-80 के दौर पे, वो काशीराम के द्वारा क्या बनता है? वो बनता है दलित शोषित समाज संघर्ष समिति। और बाद में अगर हम बात करेंगे तो ये आगे चल करके 1984 में क्या बन जाती है? बहुजन समाजवादी पार्टी, बसपा। ठीक है, अगर आपसे पूछे कि बसपा की स्थापना भी किसने की है, तो काशीराम ने ही, और इसकी भी स्थापना किसने की थी? तो काशीराम ने की थी। ठीक है, समझा चीज? अभी लिखना वापस। ठीक है, अब देखो ध्यान से, एक और चीज हमारे पास अगर हम बात करेंगे, ठीक, अब देखो ध्यान से, अब अगर बात करते हैं बीएसपी यानी कि बहुजन समाजवादी पार्टी के बारे में, तो कहते हैं क्या? एक छोटी सी क्षेत्रीय पार्टी के रूप में ये सामने आती है, जिसका पहले दबदबा था कुछ ही क्षेत्रों के अंदर, पंजाब, हरियाणा और यूपी में। इसको पंजाब, हरियाणा, यूपी में जो वहां के बहुजन लोग थे ना, जो दलित लोग थे, वो केवल इसको समर्थन करते थे। बट 1989 और 1991 के बीच में जो चुनाव होते हैं ना, इस चुनाव में इस दल ने काफी ज्यादा लोकप्रियता हासिल की और काफी सीटें भी इसको मिली। स्वतंत्र भारत में ये पहली बार कोई पार्टी ऐसी हुई थी जिसे एक ही कैटेगरी से इतने ज्यादा वोट प्राप्त हो। समझा चीज? तो मतलब ये था कि स्वतंत्र भारत में पहली बार ऐसा हुआ कि दलित मतदाताओं ने, या दलित मतदाताओं के बहुमत वाली किसी पार्टी को इतनी बड़ी संख्या में क्या प्राप्त हुआ हो? वोट मिले हो। ठीक है, और ये किसका था? बसपा का। उससे पहले ये किस राज्य में सीमित था? पंजाब, यूपी और हरियाणा। बट 89 और 91 में जो चुनाव हुए, उस चुनाव से कहीं ना कहीं इसको लोकप्रियता मिलती है और इसको दलितों से बहुत सारे वोट मिलते हैं। ठीक है, ये था किसके बारे में? बसपा के बारे में। ठीक है, अब जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा राम मंदिर अयोध्या विवाद। एक बार आप बताओ, मैंने अब तक मैंने क्या क्या पढ़ाया, तो मैं आपको बताता हूं, देखो समझो। सबसे पहले हमने बताया था किसके बारे में, कि आखिर क्या होता है आपका 1990 के पश्चात क्या क्या परिवर्तन आए, कि हमने देखा 1990 के बाद परिवर्तन क्या क्या आते हैं। कांग्रेस प्रणाली समाप्त हो जाता है, गठबंधन की राजनीति का उदय होता है, मंडल आयोग, 1991 में नई आर्थिक सुधार की नीति आती है हमारे पास, प्लस में 1991 में राजीव गांधी की मृत्यु के पश्चात कांग्रेस का और पतन होना चालू हो जाता है हमारे पास। और एक और चीज था क्या?
हाँ, बाबरी मस्जिद का विवाद, ठीक है, अयोध्या मंदिर विवाद। फिर इसके बाद अगर हम बात करेंगे तो क्या था आपके पास जो टॉपिक था, दूसरा था हमने देखा मंडल प्रधानमंत्रियों के बारे में, उसकी पूरी लिस्ट बताई हमने 1900। अगर हम बात करते लिस्ट के बारे में, तो पेन देना एक बार, ठीक है। देखो, तो अगर हमने लिस्ट की बात की थी तो हमने देखा था क्या 1989 से हमको समझना होता है कि 1989 में सबसे पहले राष्ट्रीय मोर्चा की सरकार, राष्ट्रीय मोर्चा में कई सारी पार्टियां मिलकर थी, ठीक है भाई। राष्ट्रीय मोर्चा की सरकार आती है जिसके प्रधानमंत्री कौन बनते हैं आपके, वीपी सिंह। और वीपी सिंह को याद रखना अविश्वास पत्र दे दिया गया था, किसके द्वारा, बीजेपी के द्वारा, क्योंकि इस पार्टी को समर्थन प्राप्त था बीजेपी का और प्लस में वाम मोर्चा का। और बीजेपी ने क्यों समर्थन छीन लिया था इससे मैंने बताया कहानी, अभी हम राम मंदिर विवाद में इसको और डीप में पढ़ेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद दोबारा से 1990 से लेकर के 91 तक कौन रहते हैं आपके, इसी पार्टी के वाम मोर्चा राष्ट्रीय मोर्चा से ही अलग हुए बंदे, जिनका नाम था क्या, चंद्रशेखर। अपने 64 सांसदों के साथ अलग होते हैं और इनको समर्थन कौन करता है, कांग्रेस। बट कांग्रेस जो है वो इनसे भी अपनी सत्ता छीन लेता है, क्योंकि उनको ये लगा कि भाई ये जो चंद्रशेखर है, जो राष्ट्रीय मोर्चा की सरकार है, वो राजीव गांधी की जासूसी करवा रही है, ठीक है। एक उस समय अखबार में खबर आती है, उस समय अगर हम बात करें थे ना, जो मैंने पढ़ा था, मैं बताता हूं आप लोगों को। ऐसी खबर आई थी कि राजीव गांधी के घर के बाहर ना 2 पुलिस वाले बिना वर्दी के थे, और जब उनसे बात पूछा गया तो उन्होंने कहा कि सरकार की तरफ से हमें भेजा गया है राजीव गांधी के बारे में जांच करने के लिए, ठीक है। क्योंकि ये वही दौर है जब 1987 में भारत ने अपनी सेना भेजी थी, कहां पर, शांति सेना श्रीलंका भेजी थी, ठीक है भाई। तो ये वही दौर है। फिर इसके बाद हमने देखा था 91 से लेकर के 1991 से लेकर के 1996 तक कौन रहता है इसके ऊपर आपका, अगर हम बात बताएं तो कौन था यहां पर, तो यहां पर था आपका उसके कौन था, पीवी नरसिम्हा राव। पीवी कहां है, इसमें कौन था आपका, पीवी नरसिम्हा राव, ठीक है, पीवी नरसिम्हा राव। और ये भारत के पहले प्रधानमंत्री हैं जो दक्षिण भारत से बिलोंग करते थे। फिर उसके बाद 96 से लेकर के 96 तक ही मात्र 13 दिन के लिए सरकार बनती है अटल बिहारी वाजपेयी के, एक वोट से उनको समर्थन नहीं मिल पाता, हट जाती सरकार की जाती है। फिर 96 से 98 तक क्या होते हैं आपके, 96 से 98 तक एचडी देवगौड़ा की सरकार आती है, और उसके बाद 98 से लेकर के 2004 तक यूपीए की सरकार। सर उससे पहले 98 में, अच्छा उससे पहले आता है आपका इंद्र कुमार गुजराल, और उसके बाद 98 से लेकर के दोबारा 2004 तक आती है किसकी सरकार, यूपीए की सरकार, सॉरी एनडीए की सरकार, जिसे हम कहते हैं अटल बिहारी वाजपेयी। और फिर इसका 2004 से 2009, 2009 से 2014 यूपीए की सरकार, प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह। और उसके बाद 2014 से 19, 19 से 24 और 24 से 29 तक अब एनडीए की सरकार ही चल रही है, जो बीजेपी के समर्थन वाली सरकार है। फिर इसका हमने पढ़ा था मंडल आयोग के बारे में, कि मंडल आयोग जिस आयोग की स्थापना की गई थी कब, 1979 के अंदर, जब किसके द्वारा, मुरारी देसाई के द्वारा, जनता पार्टी के नेतृत्व में। और 1980 में ये आयोग जो है वो अपनी रिपोर्ट भी पेश करती है। इस रिपोर्ट के अनुसार ये कहा गया था कि भाई क्या करना है, ओबीसी की पहचान करने और उन्हें कितने % आरक्षण दिलवाने हैं, 27% आरक्षण दिलवाने हैं। फिर इसमें हमने एक और चीज देखा, वो ये था कि भाई 1980 में जब जनता पार्टी की सरकार गिर जाती है ना, और उसके बाद कांग्रेस की सरकार आती है, तो कांग्रेस ने इस रिपोर्ट को दबा दिया। उसके बाद ये दोबारा प्रचार में तब आता है जब 1989 में किसकी सरकार आती है, जनता पार्टी राष्ट्रीय मोर्चा की सरकार। और वीपी सिंह सत्ता में आते ही इसी बल पर है कि उन्होंने ये मांग किया था, या उन्होंने ये बात कही थी प्रचार प्रसार के दौरान कि जब हमारी सरकार आएगी तो हम क्या कर देंगे, हम मंडल आयोग को दोबारा से लागू करेंगे। तो मंडल आयोग को उन्होंने कब लागू किया था, 13 अगस्त 1990 में लागू किया, जिसके लागू होते ही पूरे देश के अंदर क्या चल गया, राष्ट्रवादी आंदोलन चल गए, छात्र आंदोलन चल गए। आंदोलन होने के पीछे 2 कारण थे कि ये आंदोलन जो है वो देश में क्या कर रही है, नस्ली भेदभाव क्रिएट कर रही है, और दूसरा ये था हमारे पास कि ये आंदोलन जो है वो क्या करती है, देश में समान वर्गों को, जनरल कैटेगरी को के साथ कहीं ना कहीं क्या कर रही है, नाइंसाफी कर रही है, ठीक है। फिर इसका हमने देखा था क्या, मंडल आयोग के बाद हमारा अगला टॉपिक था वो था किसके बारे में, राजनीतिक परिणाम, जिसमें हमने पढ़ा था क्या कि 1980 के दशक में हम देख रहे हैं कि दलितों का, बहुजनों का, SC ST इन लोगों का ना कहीं राजनीति में दोबारा से पदार्पण होना शुरू हो चुका था। बामसेफ नामक संस्था बनाई गई थी 1978 में, जिसका उद्देश्य था कि इन्हीं कैटेगरियों को ना राजनीति तक लेकर जाना, ठीक है, राजनीतिक मांगों को इनको पूरा करवाना। और बाद में 1980-81 के समय कौन थे आपके, काशीराम, इनके नेतृत्व में एक गठबंधन बनता है, एक संगठन बनाया जाता है, इसका नाम था दलित शोषित समाज संघर्ष समिति, जो आगे चलकर 84 में क्या बन जाती है, बहुजन समाजवादी पार्टी। बहुजन समाजवादी पार्टी की बात करें तो ये एक मामूली पार्टी सी थी, क्षेत्रीय पार्टी थी, जो कुछ ही राज्यों में सीमित थी। कौन कौन से, पंजाब, हरियाणा और यूपी में।
और वोट भी इनको किसका मिलता था, केवल दलित लोगों का या बहुजनों का। बट 89 और 91 के चुनाव में इसे यूपी में इतने ज्यादा वोट मिले कि इसने स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात ये पहली ऐसी पार्टी बन गई जिससे इतने भारी समर्थक ने, एक ही कम्युनिटी के इतने लोगों ने वोट दिया उसे। ठीक है, समझ आया चीज। अब हमें पढ़ना है किसके बारे में, अयोध्या विवाद के बारे में। अब जो हमारे पास टॉपिक होता है वो था कौन सा, आपका अयोध्या विवाद। ठीक है, अयोध्या विवाद की बात करते देखो समझना ध्यान से। अयोध्या विवाद कर रहा हूं, मैं टॉपिक चालू कर रहा हूं, मैं एक हेडलाइन से चालू कर रहा हूं जिसका नाम है क्या, देखो सुनो। फरवरी 1986 में फैजाबाद की एक जिला अदालत यह फैसला सुनाती है कि जो बाबरी मस्जिद, जो विवादित मस्जिद है, उसका जो ताला बंद हो रखा है ना, कब से बंद हो रखा है, 1940 से, उसको खोल दिया जाए और वहां पर हिंदू भक्तों को प्रवेश करने का दिया जाए, क्योंकि हिंदुओं को लगता है कि वहां पर उनका मंदिर है। समझ चीज भाई, मतलब 1986 से ये जो पूरा कांड चालू हुआ है ना आपका, वो 1986 से चालू हुआ। अगर ये वाला फैसला नहीं आता तो समझ के चलो कि अयोध्या के साथ जो इतने विवाद हुए ना वो होते भी नहीं फिर बाद में। बट बात क्या होता है, तो 1986 में 1986 में एक फैजाबाद के जिला अदालत ने यह फैसला सुनाया कि जो अयोध्या में जो बाबरी मस्जिद जो बंद हो रखी है ना, कब से बंद हो रखी है, 1940 से, उस मस्जिद को खोल दिया जाए और वहां पर हिंदू भक्तों को जाए दिया जाए ताकि वो वहां पे क्या कर सके, प्रार्थना कर सके। और जैसे ये फैसला आता है ना, तो अब तक जो शांत थे ना कौन, मुस्लिम लोग, उन्होंने कहा कि भाई ऐसे कैसे, जब हमने, क्योंकि देखो समझना, अब हम इतिहास पे जा रहे हैं, तो मैंने आपको हेडलाइन मैंने जो हेडलाइन चालू किया वो हेडलाइन आपको मैंने इसलिए बताया कि इसी फैसले से कहीं ना कहीं बाद में विवाद होगा। तो अब पीछे आते हैं इतिहास में। देखो यह मस्जिद अयोध्या में हमेशा से विवाद का एक कारण थी, बाबरी मस्जिद। ठीक है, जिसे कहते हैं क्या, किसने बनवाया था, तो जिसे बाबर के सेनापति मीर बाकी ने 16वीं सदी में बनाया था। ठीक है, 1590 के अराउंड बनाया गया था इसको। हिंदू समर्थकों का मानना था कि यह मंदिर भगवान राम के जन्म स्थान के लिए स्थित जो मंदिर था ना वहां पर, उस मंदिर को तोड़कर बनाया गया था। समझना ध्यान से, मतलब अयोध्या का जो मंदिर विवादित इलाका है, जो बाबरी मस्जिद वाला इलाका था, उसके ऊपर ऐसा कहा जाता है कि उसको बनवाया किसके द्वारा गया था, मीर बाकी के द्वारा, जो बाबर के सेनापति थे। परंतु जो हिंदू लोग थे ना, उनको ये लगा, या उनका ये कहना था कि भाई यह जो मंदिर बनवाया गया है, यह मंदिर अयोध्या में जन्मे राम जी के या रामलला के जो मंदिर है ना उनका, उस मंदिर को तोड़कर इसे बनाया गया था। इसके लिए, और उस विवाद ना अभी से नहीं चल रहा, जब भारत आजाद भी नहीं हुआ था ना तब से विवाद चल रहा था। तो 1940 में अंग्रेजी शासन काल के दौरान जो कोर्ट था ना, उस कोर्ट ने यह फैसला सुनाया कि भाई देखो इस मस्जिद या इस इलाके से विवाद है ना, तो एक काम करते हैं, इस पे ताला लगा देते हैं और जब समय आएगा तो इस पे फैसला किया जाएगा। और 1940 से लेकर के 1986 तक, जब तक ये फैसला नहीं आया था आपका, तब तक ये ताला जो था यहां पर वो बंद था। ठीक है भाई, तो वही कह रहा है इस मस्जिद को बंद कर दिया जाए। परंतु अदालत का फैसला था कौन सा, 1986 में जो फैसला आया था फैजाबाद की अदालत का, उस फैसले के बाद जो फैसला था कौन सा, ताला खोलने वाला, इसके फैसले के बाद दोनों पक्षों में संघर्ष छिड़ गया, हिंदू और मुस्लिम दोनों पक्षों में। दोनों देखते देखते एक दूसरे, दोनों ही, और जो देखते देखते एक सांप्रदायिक और राजनीतिक मुद्दा बन सा गया। जो समय अब हुआ क्या यहां पर, तो बीजेपी हो गई, आरएसएस हो गई, या विश्व हिंदू परिषद, बीजेपी, आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद के साथ मिलकर के, इन सभी लोगों ने मिलकर के क्या किया, मौजूदा सरकार जो थी उस समय, कौन थी आपकी, 1984 की बात, 86 की बात चल रही है आपकी, 1986, जब कौन आया था हमारे पास, नहीं 1984 से लेकर के राजीव गांधी। ठीक है, तो मौजूदा सरकार कांग्रेस के खिलाफ मोर्चा खोल दिया, तथा भाजपा ने तो अयोध्या रथ यात्रा भी शुरू कर दी थी, याद रखना बाद में। और यही वो अयोध्या रथ यात्रा है जो बिहार से जब जा रही थी ना, तो उस दौरान वीपी सिंह की सरकार थी केंद्र में और उनको समर्थन दिया था बीजेपी वालों ने। और जब वो बिहार से जा रही थी तो लालू प्रसाद यादव ने ये कह के इस यात्रा को रुकवाया, या फिर लाल कृष्ण आडवाणी को जेल करवा दिया कि भाई यह यात्रा कहीं ना कहीं देश के अंदर विवाद कर रही है। ठीक है, और फिर बाद में क्या किया जाता है, वीपी सिंह की सरकार से समर्थन वापस ले लिया जाता है, वीपी सिंह की सरकार जो होती है वो गिर जाती है। यही वो दौर था। ठीक है, समझ चीज। अब कहते हैं क्या, तो आखिर अगर हम बात करें तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला, आप समझो ध्यान से, तो कहते हैं 9 नवंबर 2019 को, ये डेट याद रखना, हाल ही में जो डेट है, तो 9 नवंबर 2019 को इस विवादित मसले पर क्या होता है, फैसला आता है।
और आप याद रखना इस पे जो आपके ना जज थे, कौन जज का नाम याद रखना, रंजन गोगोई। रंजन गोगोई ये आपके सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस थे उस समय। तो फैसला कब आया है आपका 9 नवंबर 2019 को, और फैसला किया किसने, कौन से जज ने, तो रंजन गोगोई ने। इन्होंने 5 न्यायाधीशों के साथ मिल करके फैसला सुनाया, और फैसला ये था, और फैसला ये भी किस मस्जिद पे था, 134 साल पुराने विवाद जो चल रहा था ना उसके ऊपर फैसला सुनाया था। फैसले के तहत क्या कहा गया, तो फैसले के तहत अयोध्या के विवादित भूमि को किसको सौंप दिया जाएगा, जो, और ये जमीन कितनी बड़ी थी, तो 2.77 एकड़ की जमीन जो थी इसको किसको दे दिया जाएगा, राम मंदिर निर्माण कराने के लिए ट्रस्ट के हाथों दे दिया जाएगा। समझा चीज। और वहीं मुस्लिम पक्ष के जो समर्थक थे, कौन, सुन्नी वक्फ बोर्ड, सुन्नी वक्फ बोर्ड, इनको कितना मिलेगा जमीन, 5 एकड़। समझा ध्यान से। मतलब ये फैसला किया गया कि भाई जो आपका बाबरी मस्जिद का है जो इलाका है, इस इलाके को राम भक्तों को सौंप दिया जाए राम मंदिर बनवाने के लिए, और ये जमीन कितना था 2.77 एकड़ का। और वहीं पर मुस्लिम पक्ष को क्या दिया गया, तो उन्हें कहा गया, जो उनके समर्थक थे, कौन थे आपके, सुन्नी वक्फ बोर्ड, उनको ये बात कही गई कि हम आपको 5 एकड़ की जमीन सरकार मुहैया कराएगी, और जहां आप चाहो वहां कराएगी। ठीक है भाई, समझा चीज। और साथ ही में केंद्र सरकार ने ना, फिर केंद्र सरकार ने भी लगभग कितनी 67 एकड़ की जमीन किसको दी थी, ट्रस्ट को दी थी राम मंदिर बनवाने के लिए। और तो 67 एकड़ की जमीन ये, प्लस में कौन सा था आपका 2.7 एकड़ की, कुल मिला के 67 एकड़ की पूरी जमीन मिलती है इनको। ठीक है, राम मंदिर बनवाने के लिए। और उनको कितनी मिलती है, 5 एकड़ की जमीन। वो भी वैकल्पिक था कि उनको जहां चुनना है वहां पर आपका मस्जिद बना दिया जाएगा, सरकार पूरा खर्चा करेगी उस पर। ठीक है, ठीक। अब देखो, जैसा कि हमने लास्ट क्लास के अंदर बात कर लिया था आपके अयोध्या विवाद के बारे में, अब हमारे पास ना भाई इस चैप्टर के अंदर कुछ ही टॉपिक रह गए हैं, जैसे आपका एनडीए यानी कि 2004 का चुनाव, 2009 का चुनाव। ठीक है, और उसके बाद में जो हमने इस पूरे चैप्टर से क्या सीख मिलती है, या कौन सी आम राय होती है जिसमें सब लोग सहमत हुए, बस ये टॉपिक है, आपका चैप्टर खत्म। बात करते देखो सबसे पहले 2004 के लोकसभा के चुनाव। तो कहते हैं क्या, क्योंकि गठबंधन की राजनीति ने जोर पकड़ लिया था, अतः 2004 के चुनाव में भी कांग्रेस पूरे जोर के साथ इस बार गठबंधन के साथ ही आई थी। और इन्होंने जो गठबंधन बनाया था, उस गठबंधन का नाम क्या था, यूपीए, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस, संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन, राजग जिसे हम क्या कहते हैं, सप्रग। ठीक है, 1998 के चुनाव से 2004 तक सत्ता में बनी रही एनडीए यानी कि अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार की हार हो जाती है, और यूपीए यानी कांग्रेस की समर्थन वाली पार्टी को इस बार सरकार बनाती है। ठीक है, 2004 में। 2004 के चुनाव में एक हद तक कांग्रेस का दोबारा से पुनरुत्थान भी देखने को मिलता है। इस दौरान कांग्रेस को चुनाव में कितनी सीटें मिलती हैं, 145, जबकि बीजेपी को कितनी मिलती हैं, 182। ठीक है, इसमें कांग्रेस को यूपीए यानी जो यूपीए की सरकार थी उसकी गठबंधन है यूपीए, प्लस में बसपा यानी बहुजन समाजवादी पार्टी, प्लस में समाजवादी पार्टी, प्लस में वाम मोर्चा का समर्थन मिला। वह कुल कितने सीटों आ गए इनके पूरी गठबंधन करके, 335, और इनके साथ इन्होंने सरकार बनाने में सक्षम हो पाई। समझा भाई ये चीज। तो ये था आपके पास 2004 का आम चुनाव, जिसके अंदर क्या हुआ कि इस बार जो कांग्रेस थी वो गठबंधन की जोर शोर की तैयारी के साथ आई थी। इसने अपनी गठबंधन का नाम रखा था यूपीए, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस, संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन। इस चुनाव में जो 98 से लेकर के 2004 तक जो एनडीए की सरकार थी ना, जिसे हम एनडीए 1 कहते हैं, अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार, उसको मात्र कितने सीट मिलते हैं, 182, और कांग्रेस को भी ज्यादा नहीं मिलते, कांग्रेस को मिलते कितने, 145। बट जो इसके गठबंधन की सरकार थी ना यूपीए, प्लस में बसपा, सपा, वाम मोर्चा, इन सबको मिलाकर के कुल कितने सीट मिल जाते हैं, 335, और ये सरकार बनाने में सक्षम हो जाते हैं। ठीक है, सुना ये चीज, अभी नोट कर लेना उसके। फिर अगला अगर हम बात करें, देखो समझना ध्यान से, नोट कर लेना। अब वो बात करते हैं 2014 का। अच्छा देखो, 2004 में भी मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बनते हैं, 2009 में भी यही सेम रहता है। अब 2014 की बात करें तो 2014 का जो आम चुनाव है, इसे हम जानते हैं एनडीए थर्ड के नाम से। एनडीए थर्ड, पहली बार एनडीए फर्स्ट माना जाता है आपका, वो जो 13 दिन के लिए आई थी ना, 96 आपका बीच में आया था एक बार अटल बिहारी 1 साल के लिए, फिर उसके बाद पूरा जो 5 साल कार्यकाल पूरा हुआ सिर्फ एनडीए 2, और ये है आपका एनडीए थर्ड। ठीक है, और अब जो चल रहा है वो आपका एनडीए 4 चल रहा है। ठीक है, कहते हैं क्या, अब तो 5 हो गया, 4 भी खत्म हो गया, 5 आ गया।
कहते हैं क्या कि 2014 के चुनाव में यूपीए की 10 साल से जो चली आ रही सरकार थी, जो किसके समर्थन पे थी, कांग्रेस वाम मोर्चा कई लोगों के समर्थन से, उस सरकार का कहीं ना कहीं 12 मई 2014 को अंत हो जाता है। और इस चुनाव में यूपीए की सरकार को केवल कितने वोट मिलते हैं, यानी कांग्रेस सरकार को केवल कितने वोट मिलते हैं, 44। कांग्रेस को बहुत कम, केवल 44 सीट मिलते हैं। और पूरे यूपीए की पार्टी को केवल कितने सीट मिलते हैं, पूरे यूपीए की पार्टी को अगर हम बात बताएं तो कितने सीट मिलते थे आपके, मैं लिख रखा है यहां पर, नहीं लिखा क्या, सुनो, कह रहा है कि हमारे पास तो 12 मई 2014 के चुनाव में कांग्रेस की हार होती है, इस बार यूपीए की सरकार हार जाती है। और एनडीए यानी कि जो बीजेपी के समर्थन में जो सरकार थी, बीजेपी को कितने सीट मिलते हैं, 282, यानी अकेले दम पे सरकार बनाने के लिए सक्षम थी। बट इसने एनडीए के साथ समर्थन करके कुल मिला के कितने सीटों से इसने अपनी सरकार बनाई थी, आपका सर ने पीछे लिख रखा है, नहीं लिखा सर, तो कह रहा है ना इस चुनाव के अंदर बीजेपी को कितने सीट मिलती है, 282, बीजेपी को 282, ये कांग्रेस को केवल कितने सीट मिलती हैं, 44। बीजेपी को 282, कांग्रेस को केवल 42 सीट मिली। कांग्रेस जो थी वो समर्थन नहीं प्राप्त कर सकी, और कांग्रेस की जो गठबंधन थी ना सरकार, उस यूपीए, उसको भी पूरी सीट नहीं मिल पाए। कांग्रेस ने ना कुल मिला के आपका, कांग्रेस प्लस में जो यूपीए था, इन सबने कुल मिला के कितना सीट प्राप्त किया था, केवल 59। कांग्रेस प्लस में गठबंधन ने मिलकर कितनी सीट प्राप्त की थी, 59, ठीक है। और बीजेपी प्लस में अन्य गठबंधन ने मिलकर के लगभग 300 पार करके कुछ वोट प्राप्त कर लिए थे, ठीक है। और याद रखना, देखो हमारे भारत में कहा जाता है कि लोकसभा के चुनाव में या प्रधानमंत्री के चुनाव में जिस भी दल को 55 सीट से ज्यादा नहीं मिलते या 55 सीट भी नहीं मिलते, वो दल विपक्षी दल की भूमिका नहीं निभा सकती। तो याद रखना, ये ऐसी सरकार थी जिसके अंदर देश में कोई भी विपक्षी दल नहीं था, समझ, यानी सदन के अंदर कोई विपक्षी दल नहीं था, क्योंकि विपक्षी दल बनने के लिए आपको क्या चाहिए, कम से कम कितने सीट चाहिए होते हैं, 55। तो ऐसा यहां पर इनको प्राप्त नहीं हो सका, ठीक है भाई। तो ये था आपका कौन सा 2014 का चुनाव, जिसमें एनडीए की सरकार आती है, जिसे हम एनडीए थर्ड कहते हैं, जिसमें मोदी जी चुनाव जीतते हैं, 30 सालों का रिकॉर्ड टूट जाता है, क्योंकि बीजेपी को अकेले कितने सीट मिल जाते हैं, 282, समझा है चीज, जो कि 30 सालों के बाद किसी दल को अकेले दम पे बहुमत मिला। पर बीजेपी ने क्या अकेले सरकार बनाई, नहीं, उसने गठबंधन वाला ही सरकार चलाया, जिसे एनडीए के नाम से हम जानते हैं, ठीक है। इस चुनाव में कांग्रेस को कितने सीट मिलते हैं, केवल और केवल 44। और कांग्रेस प्लस में जो उसकी यूपीए गठबंधन की सरकार थी ना, सबको मिलाकर के कितने सीट मिलते हैं आपके, 59। और हमारे इसमें ऐसा है कि अगर आपको सदन के अंदर विपक्षी दल का भूमिका निभाना है तो आपको कितने सीट चाहिए होते हैं, 55। तो हम कह सकते हैं कि 55 तो मिले नहीं कांग्रेस को, अकेले 44 मिले थे ना, वो तो गठबंधन का था ना पूरा, इसलिए। तो अगर आपसे कहता है क्या इस दल के अंदर या इस चुनाव में कोई भी हमारे यहाँ विपक्षी दल था, तो कोई विपक्षी दल नहीं था, ठीक है। फिर जो अगला होता है आपका, वो होता है आपका एनडीए 4 2019 में। इसमें भी बीजेपी को वर्चस्व रहा और उसे कुल मिला कितने सीट मिल गए, 303। और इस पर कांग्रेस को कितना मिला, 52। एनडीए 4 में जो पूरा मिलाकर के बीजेपी को अकेले 303 और उसके गठबंधन सबको मिलाकर कितनी सीटें हो गई, पूरी 353 के साथ सरकार बनाई, जबकि यूपीए को कितनी सीट मिली पूरा मिलाकर के, 52। यानी कांग्रेस प्लस में जितने भी इसके समर्थन दल थे ना, उन सबको मिलाकर कितना बना आपका, 92। और आज जो चुनाव हुआ था, अभी दोबारा कब हुआ था आपका, 24 में। इसमें आती है आपकी एनडीए 5th की सरकार, जिसमें इस बार बीजेपी को वैसे बहुमत तो नहीं मिला, परंतु एनडीए के साथ मिलकर के उन्होंने अपनी सरकार बनाई है, जो कि अब 2019 तक 2029 तक रहेगी, ठीक है भाई। तो ये था आपका पूरा एनडीए का विवरण। अब जो इस चैप्टर का जो लास्ट और अहम क्वेश्चन बनता है आपका, वो ये है हमारे पास। लास्ट क्वेश्चन जो है आपके पास, वो क्या कहता है, समय के साथ राजनीति में बढ़ती सहमति। देखो ये लास्ट टॉपिक है और लास्ट क्वेश्चन है आपका, और आपका इस चैप्टर का भी एंड होने वाला है ये। तो कहता क्या हमारे पास कि समय के साथ साथ राजनीति में आप किन किन चीजों पर सहमति देख पाते हो। तो इस पूरे चैप्टर के अंदर जो ये आखिरी क्वेश्चन है वो क्या है हमारे पास, देखो जितने भी टॉपिक हमने पढ़े, इसने हमें ना कहीं कुछ ऐसे पॉइंट दिए जिसपे सब लोगों की आम सहमति देखने को मिली। आमतौर पे आप देखते नहीं हो कि सरकार के अंदर सहमति हो जाए किसी चीज को लेकर के, या दो पार्टी आपस में एक ही चीज को लेकर एग्री हो जाए। बट इस पार्ट में हम देखेंगे, या इस पार्ट के अंदर हम देखेंगे कि ऐसी कुल मिला के 4 चीजें हैं जहां पर सारी पार्टियां सहमत थी। पहला, आर्थिक नीति। आर्थिक नीति जो 1991 में लाई गई थी ना कांग्रेस की सरकार के द्वारा, नरसिम्हा राव के द्वारा, उस पर हर एक व्यक्ति ने सहमति दिखाई कि हाँ भाई, जो आपकी नई आर्थिक नीति है ये जरूरी है और देश के लिए बहुत आवश्यक है। दूसरा जो सब लोगों ने सहमति दिखाई, जितने भी दल थे सभी ने सहमति दिखाई, वो था क्या, राजनीति में पिछड़ी जाति के सामाजिक और राजनीतिक दावे को स्वीकारा। यानी हर एक पार्टी ने ये माना कि अगर राजनीति को आगे बढ़ाना है तो कहीं ना कहीं समाज के हर एक वर्ग को एक साथ लेकर के चलना पड़ेगा।
और आज के टाइम में आप यही देख पाते हो कि आज के टाइम में जितने भी दल होते हैं ना, वो कहीं ना कहीं शिक्षा में या रोजगार के मामले में रिजर्वेशन या आरक्षण की मांग करते रहते हैं। तीसरा अगर हम देखें तो वो ये था कि देश में शासन में क्षेत्रीय दलों की भूमिका को सबने स्वीकारा, क्षेत्रीय दलों की महत्वता को सबने माना, क्योंकि समय के साथ एक ऐसा दौर बन गया था 1989 के बाद, जब कोई भी दल जो थी, कभी भी ऐसा हो सकता है उनके साथ कि आज वो टॉप पर है और कल को अचानक उनसे जनता अपना हाथ पीछे कर ले और वो धराशायी हो जाए। तो ऐसे में कहीं ना कहीं क्षेत्रीय दलों की भूमिका जो है सब लोगों ने स्वीकारी, ठीक है। और जो लास्ट सीख हमें मिलती है वो ये था हमारे पास कि अब लोगों को ये एहसास हो गया, जितने भी राजनीतिक दल थे सबको ये बात का एहसास हो गया कि देश के अंदर ना विचारधारा की राजनीति से बढ़कर या हटकर हमें क्या करना पड़ेगा, काम की राजनीति करनी पड़ेगी। यानी कि वही सरकार जनता, उसी सरकार या उसी दल को जनता वोट करेगी जिसने काम किया हो, ठीक है। तो ये कुछ बातें जिन पे सब लोग जो थे वो सहमत हुए, और इसी के साथ जो आपका ये चैप्टर था जिसको हमने नाम दिया था क्या, बदलती हुई राजनीति, जिसके अंदर हमने कई सारे टॉपिक पढ़े कि आखिर 1990 के दशक में क्या क्या समस्याएं आई, क्या क्या परिणाम निकल कर आते, क्या कारण थे उसमें, ठीक है। बाबरी मस्जिद वाला मुद्दा हमने पढ़ा, हमने मंडल आयोग पढ़ा, फिर हमने बात किया गठबंधन की पूरी सरकारों के बारे में, और इसी के साथ हमारा मिलकर के ये जो चैप्टर था वो यहाँ पर समाप्त हो जाता है।